गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिली अकेडमी जेआरएफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा उसको दबा लो, ताकि जैसे भी मेरा कोई न्यू वीडियो आएगी तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमने ये इस चैनल पे जो है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अभी हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के हार्डली 2-3 लेक्चर्स बचे हैं। अगर आपने पुराने वाले लेक्चर नहीं देखे तो सिंपली हमारा चैनल ओपन करके आपने प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट क्लिक करके आपको एक यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें जो है आपके पूरे जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी इसके अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर्स देख लो। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सबसे बड़ी बात यह है कि इनके क्वेश्चन जो आते हैं थोड़े इजी आते हैं, कि आप आराम से, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में थोड़े से क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई होता है, इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम होता है। और पर्टिकुलरली वो सेक्शंस जो अभी यूजीसी ने रिसेंटली कुछ साल पहले ऐड किए हैं, तो अगर आप थोड़े इनको अच्छे से कवर कर लेते हो तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पूरा निकल जाता है। तो आज के लेक्चर में अब हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इनका जन्म अकबरपुर यूपी में हुआ था 1910 में, 1910 में। फिर 2 साल के बाद इनके मदर की डेथ हो जाती है 1912 में। उसके बाद हाई स्कूल करते हैं, सॉरी इट्स नॉट 2018, इट इज 1918। तो 1918 में वो हाई स्कूल करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट उनका बीएचयू से होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। फिर बीए की जो डिग्री है उनकी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वहां से करते हैं। फाइनली जो पीएचडी करते हैं 1933 में जो है पीएचडी उनकी फाइनल हो जाती है। वो फॉरेन से करते हैं, बर्लिन से करते हैं, और उनकी यूनिवर्सिटी का नाम है फ्रेडरिक विलियम यूनिवर्सिटी, जिसको हेम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन भी कहा जाता है। और उनकी पीएचडी की जो थीसिस थी, जो उनका टॉपिक था पीएचडी का, वो था सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। और सॉल्ट टैक्सेशन में भी उन्होंने जो फोकस किया था वो जो गांधी जी की सोशल इकोनॉमिक थ्योरी है उस पर फोकस किया था। तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 1967 में दिल्ली में। तो जन्म उनका यूपी में हुआ था और डेथ उनकी दिल्ली में हुई। तो उनका जो लाइफ स्पेन है ये ऑलमोस्ट 57 ईयर्स का है। 57 ईयर्स एक बहुत कम एज होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया 57 ईयर्स एज में भी। तो इनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करेंगे। पॉलिटिकल कैरियर का मतलब हो गया कि उनकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन थी, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने ज्वाइन की। तो सबसे पहले 1934 में उन्होंने जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो ज्वाइन की थी। और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक लेफ्ट विंग था। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस कब ज्वाइन की थी, तो आप लिखोगे 1934 में। 2 साल के बाद ही 1936 में उनको सेक्रेटरी बना दिया जाता है फॉरेन डिपार्टमेंट का। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का फॉरेन डिपार्टमेंट था उसका उनको सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है ये आज भी हमारी जो आज की कांग्रेस है उसकी हाईएस्ट बॉडी है। फिर है जो कांग्रेस रेडियो है उसमें उन्होंने काम किया है। कांग्रेस रेडियो के बारे में आपने सुना होगा, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो कांग्रेस रेडियो ने बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था। ये कांग्रेस रेडियो कोई ऑलमोस्ट 3 महीने काम किया था कांग्रेस रेडियो ने। फिर है उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। पहले तो वो कांग्रेस में थे, जब उनको लगा कि कांग्रेस में उतना अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ, तो उन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और इसके चेयरमैन बन गए। फिर लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं 1962 में फूलपुर से। फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, नेहरू जी इलेक्शन जब भी लड़ते थे वो फूलपुर से लड़ते थे। ये उत्तर प्रदेश में है। तो नेहरू जी के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था लेकिन हार गए। उसके बाद 1965 में उनके इलेक्शन में जीत हो जाती है। वो फरुखाबाद से लड़ा था ये वाला इलेक्शन उन्होंने। फरुखाबाद भी उत्तर प्रदेश में है। मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं वो उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ना इसलिए चाहते थे क्योंकि जो यूपी है वहाँ की बहुत सारी सीट्स हैं पार्लियामेंट में, और ये माना जाता था मोदी टेनर से पहले कि कोई भी जो उत्तर प्रदेश का सीएम होगा या एमपी होगा उसके चांसेस प्रधानमंत्री बनने के बहुत ज्यादा हैं। फिर 1967 में फिर वो लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं कन्नौज से, तो वहां से जीत के दोबारा वो पार्लियामेंट में आते हैं। फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके साथ उनकी एफिलिएशन थी, क्योंकि हमें पता है कि सोशलिस्ट पार्टी जितनी भी थी इंडिया की, कभी सोशलिस्ट पार्टी बनती थी, कभी
बिखरती थी, कभी स्प्लिट, कभी मर्ज, वो चलता रहता था। तो आपको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज याद रखनी पड़ेंगी। जैसे पहले आगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी। तो ये उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन जिनमें उन्होंने काम किया। राम मनोहर लोहिया भारत की राजनीति में जो इंडियन गवर्नेंस है उसमें वो 3 चीजों के लिए मशहूर थे। फर्स्ट था कि उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस थी, बैकवर्ड कास्ट थे जितने भी, उनको उन्होंने मोटिवेट किया कि आप कांग्रेस के खिलाफ वोट करो ताकि जो सेंटर में डोमिनेंस है कांग्रेस का वो खत्म हो जाए। यानी नेहरू जी जो पावरफुल है पार्लियामेंट में, तो उनको रिप्लेस कर दिया जाए, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। और इसमें वो बहुत सारे जो कुछ हद तक कामयाबी हो गई। फिर बाकी जो बैकवर्ड कास्ट थी उन्होंने उनको नाम दिया था ओबीसी। तो आज ओबीसी कैटेगरी अभी इंडिया में आपको पता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये राम मनोहर लोहिया जी ने नाम दिया है। थर्ड चीज थी कि उन्होंने ऐसा डिमांड किया था कि जो अभी भारत की आज़ादी के बाद जो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की काम कर रही है इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, वो इसकी जगह हिंदी काम करे। वो इसलिए क्योंकि हिंदी से जो है हमारी पब्लिक अच्छे से अवेयर होगी, इलेक्शन में अच्छे से जो है तो पार्ट प्ले करेगी और गवर्नमेंट जो है अच्छी गवर्नमेंट बन पाएगी। यानी वो राइट टू वोट जो है, अपने वोट का अधिकार उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। एशियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी एक 1953 में, उसमें भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। फिर 1952 में जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। 1966 में उन्होंने कहा था कि कोलिशन गवर्नमेंट बननी चाहिए। उन्होंने बाकी जो जितने भी कांग्रेस से भाग के गए थे नेता लोग और जो अपोजिशन में जितने भी थे, ऑफिशियली उस टाइम कोई अपोजिशन नहीं थी, लेकिन जिन जिन नेताओं की कांग्रेस से नहीं बनती थी, तो उन्होंने कहा था कि उन सारे पॉलिटिकल लीडर्स को एक मंच पे आके तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी चाहिए, एक कोलिशन प्री पोल अलायंस बनानी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, कांग्रेस जो है सेंटर में डिफीट हो जाएगी और नॉन कांग्रेस किसी की सरकार बन जाएगी। जब ये आइडिया आया तब तो इस पे सारे उतना इसको अच्छे से नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कांग्रेस इतनी पावरफुल है कि इस आइडिया से तो कांग्रेस को डिफीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके 1 साल बाद ही यानी 1967 में हमें इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और सेम फार्मूले से जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 1 साल पहले कहा था। फिर एक बहुत कंट्रोवर्शियल उन्होंने कंसेप्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि एक फेडरेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का बनना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान जो इतनी डाइवर्स कंट्रीज हैं, जो एक साइड से लिबरल कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, दूसरी साइड से एक रिलीजियस कंट्री है, तो उन्होंने जो सजेस्ट की थी कि इंडिया और पाकिस्तान का एक फेडरेशन बनना चाहिए। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी, तो ब्रिटिशर्स की ये मजबूरी थी ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करना, ताकि इंडिया इतना ग्रो नहीं कर पाए। और दूसरा, जो यूपी में मुस्लिम्स थे उनको ये लगता था कि अगर वो इंडिया में रहेंगे तो हिंदू डोमेन्स जो है बहुत ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की और पाकिस्तान बना दिया। लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिया और पाकिस्तान की एक फेडरेशन बननी चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन से पॉलिटिकल थिंकर ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की फेडरेशन बननी चाहिए, तो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो गोवा का लिबरेशन मूवमेंट जो है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का गोवा का, जून 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने ही इनिशिएट किया था। एक मूवमेंट था अगेंस्ट राणाज ऑफ नेपाल, तो वो भी इनिशिएट किसने किया था, राम मनोहर लोहिया जी ने। फिर उनके पॉलिटिकल आइडियाज हैं, जो उनके पॉलिटिकल आइडियाज हैं तो उनमें आता है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। उसमें थ्योरी ऑफ हिस्ट्री जो है, इनकी एक बुक थी व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो आप जब इनके वर्क्स पढ़ोगे लास्ट में, तो उसमें व्हील ऑफ हिस्ट्री भी इनका एक वर्क आएगा। इसमें कहा था उन्होंने कि क्लास और कास्ट जो है इंडिया में, इसमें माइग्रेशन है दोनों में, इंटर माइग्रेशन, यानी क्लास से लोग जो है कास्ट में जा रहे हैं, कास्ट से क्लास में जा रहे हैं। तो इनका क्या है, एक सर्कुलर मूवमेंट है इनकी। उन्होंने जो मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री थी उसको रिजेक्ट किया था। उसको रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मार्क्स कह रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, वो तो एक यूरोपियन हिस्ट्री है। क्योंकि वो आज के टाइम में, अपने टाइम में इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट दे रहे हैं, वो तो एशिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, चाइना में नहीं है। तो वो कैसे मार्क्स कैसे कह सकते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, जबकि ये यूरोपियन ही हिस्ट्री है। तो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि हिस्ट्री में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो बिटवीन क्लास एंड कास्ट ही हुए हैं। फिर उसके बाद है, उन्होंने कहा जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो रियल सेंस की डेमोक्रेसी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब वेस्टर्न
डेमोक्रेसी बनी थी तो वो स्मॉल सिटी स्टेट्स के लिए बनी थी। सिटी स्टेट्स आपको पता होगा, ग्रीस में सिटी स्टेट्स थी, आपने पढ़ा होगा एमए क्लासेस में भी। तो आज के टाइम में जो है कंट्रीज इतनी इतनी बड़ी हो गई हैं कि जो सिटी स्टेट वाला कंसेप्ट था डेमोक्रेसी का, वो इसके सामने बिल्कुल फेल हो रहा है। इस पे इम्प्लीमेंट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे डेमोक्रेसी का वो कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट रियल सेंस में नहीं हो रहा है। तो इसको रिप्लेस करके उन्होंने एक अपना कंसेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं 4 पिलर ऑफ द स्टेट, वो हम नीचे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है, वो कहते हैं कि कंट्री जैसे इंडिया है वो तभी प्रोग्रेस कर पाएगी जब तब उसके सिटीजन जो है अपना राइट टू वोट अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, और उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस होता है तो उस इनजस्टिस को वो अपने वॉइस रेज कर पाए, यानी उस इनजस्टिस के खिलाफ बोल पाए। ये कहीं ना कहीं गांधी जी का जो स्वराज का कंसेप्ट था उसके साथ मिलता जुलता है। फिर इन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इंडिया जैसी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो ट्रू सेंस में काम नहीं कर रही है, नहीं लग पा रही है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है बेसिकली ये उनके लिए सिटी स्टेट्स के लिए थी। तो इतनी बड़ी स्टेट में इतनी पॉपुलेशन है कंट्री की, तो ये काम नहीं कर पाएगी। उसके ऑल्टरनेट उन्होंने एक सजेस्ट किया था, एक जिसको हम कहते हैं 4 पिलर स्टेट। जो 4 पिलर स्टेट कंसेप्ट है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 4 पिलर स्टेट कंसेप्ट जो है एक बार एग्जाम में आ चुका है। पूछा सिंपली ये था कि जो 4 पिलर स्टेट है ये कौन से पॉलिटिकल थिंकर का कंसेप्ट है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो 4 पिलर स्टेट है कंसेप्ट जो इन्होंने दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, तो ये फ्रेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड माइंड एक बुक है उसमें दिया था। और 4 पिलर स्टेट जो है इसमें क्या है, इन्होंने कहा था कि जो स्टेट है स्टेट के 4 पिलर्स होने चाहिए, यानी जो अथॉरिटी है वो 4 लेवल पे डिवाइडेड होनी चाहिए। एक विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और सेंटर। तो सबको बराबर बराबर अथॉरिटी होनी चाहिए और इनको इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि ये वेलफेयर स्कीम्स जो है उनको लगा पाए। और इन्होंने जो फेडरलिज्म दिया था उसको हम फंक्शनल फेडरलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि फंक्शनल फेडरलिज्म जो इन्होंने बनाया था उसमें सोशलिज्म और डेमोक्रेसी का मिक्सचर है। फिर उन्होंने 7 टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस दिए थे, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे रेवोल्यूशन अगेंस्ट इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम हो गया, रेवोल्यूशन अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, अगेंस्ट इंपेरियलिज्म हो गया, कलर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फॉर इंडिविजुअल राइट्स हो गया, एंड नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस हो गया। तो ये 7 टाइप ऑफ रेवोल्यूशन जो है उन्होंने दिए थे। फिर है एक हिस्टोरिक साइकिल। हिस्टोरिक साइकिल क्या है, सिंपली ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो रिपीट होती रहती है, कि जैसे अगर कोई देश अमीर है तो वो गरीब भी हो सकता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो अमीर भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया एक टाइम सोने की चिड़िया था, फिर जब मुगल्स आए गरीब हो गया, फिर ब्रिटिशर्स आए गरीब हो गया, फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने थोड़ा बहुत ग्रो किया, आज के टाइम में इंडिया ग्रो कर रहा है। तो अच्छे बुरे दिन जो है ये चलते रहते हैं। हिस्टोरिकल जो साइकिल है यही उनका है। इसमें क्या है, हिस्टोरिकल साइकिल में ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री है वो हाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन जो है उसमें हाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन चलती रहती है, कभी ज्यादा ग्रो करती है कभी कम करती है। अच्छे बुरे दिन जो है कंट्री के वो चलते रहते हैं किसी भी देश के, ये हिस्टोरिक साइकिल है। फिर जो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है उनका कार्ल मार्क्स का, उस पर ये विश्वास रखते थे, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है ये इसको नहीं मानते थे, ये इस कॉन्शियसनेस जो है उस पर ज्यादा ध्यान देते थे। फिर जो एरिस्टोटल साइकिल ऑफ गवर्नमेंट है, आपने पढ़ा होगा, एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिटी स्टेट्स को कंपेयर करके एक अपना साइकिल ऑफ द गवर्नमेंट दिया था कि एक पहले अच्छी गवर्नमेंट होगी, फिर वो परवर्टेड हो जाएगी, फिर दूसरी अच्छी होगी, फिर वो परवर्टेड हो जाएगी। तो वैसे वैसे करके जो उन्होंने साइकिल ऑफ गवर्नमेंट दिया था, तो ये हिस्टोरिकल साइकिल राम मनोहर लोहिया का उनसे कंपेरिजन में, यानी उनसे कंपेयर किया जाता है। तो इसमें क्या है, ये कहते हैं कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट है, यानी क्लास और कास्ट के बीच में लोगों का जो है हिस्टोरिकली साइक्लिक माइग्रेशन होता रहता है। कुछ लोग कास्ट से क्लास में आ रहे हैं, क्लास से कास्ट में आ रहे हैं, तो एक साइक्लिक माइग्रेशन है। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ कास्ट एंड क्लास, जो हमने अभी पढ़ा। इसमें है कि अगर जैसे कोई क्लास है, क्लास से फिर पीपल्स जो है वो कास्ट में माइग्रेट हो जाएंगे, फिर क्लास से क्या है क्लास में आ जाएंगे, यानी उनका डेवलपमेंट होगा तो उसमें माइग्रेट होंगे, डिके होगा तो इसमें माइग्रेट होंगे। एक सर्कुलर माइग्रेशन जो है वो उनकी चलती रहेगी। इसी कंसेप्ट को जो है पेरेटो कंसेप्ट ऑफ इलाइट है। पेरेटो कंसेप्ट ऑफ इलाइट हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम पढ़ेंगे उसमें करेंगे। इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो इलाइट है वो परमानेंटली इलाइट नहीं रहते हैं, उनका एक सर्कुलर माइग्रेशन होता रहता है। कुछ इलाइट बनते हैं, कुछ नॉन इलाइट बनते हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके गांव में, जैसे अगर
2-4 घर ऐसे होंगे जिनके घर वाले पढ़े लिखे होंगे और या उनकी लीडरशिप अच्छी होगी, वो फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे। तो अगर 5 साल पहले की कंपेयर करो और 5 साल के बाद की कंपेयर करो तो उसमें बहुत सारी वेरिएशन होगी। जो लोग 5 साल पहले अमीर नहीं थे, हो सकता है उनका आज फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा हो, या किसी के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था 5 साल या 10 साल पहले, तो उनके घर में जो है कोई पढ़ा लिखा हो। तो ये एक इलाइट का कंसेप्ट जो है ये माइग्रेट होता रहता है, यानी साइक्लिक माइग्रेशन होती रहती है इसमें। फिर जो एशियन सोशलिज्म है उस पर इन्होंने फोकस किया, क्योंकि सोशलिज्म जो है पर्टिकुलरली यूरोपियन स्टेट का था, जो कार्ल मार्क्स ने कंसेप्ट दिया था। तो यूरोप की और यहाँ की जो आपस में जो प्रॉब्लम्स थी वो डिफरेंट थी। यहाँ की प्रॉब्लम क्या थी, हम लैंडलेसनेस थी, पॉवर्टी थी, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में जो है इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वही था ज़्यादा मेन प्रॉब्लम। तो इन्होंने जो फोकस किया है वो एशियन सोशलिज्म पे फोकस किया है। फिर 4 पिलर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो पढ़ेंगे, वो हमने अभी पहले भी पढ़े, थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे। इसमें इन्होंने कहा था कि डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कि सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया जैसे हमारी चाइना है, तो कोई भी ऑर्डर आता है वो सेंटर से कम्युनिस्ट पार्टी दे रही है, वैसे ही डिसेंट्रलाइज्ड की सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो। तो ये इन्होंने कहा था कि डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और डिसेंट्रलाइज्ड 4 स्टेजेस पर होनी चाहिए। एक विलेज हो गया, यानी जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिसेंट्रलाइज करके 4 जगह पर उनको अथॉरिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। वो फर्स्ट है विलेज हो गया, मंडल बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को, फिर प्रोविंस हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ये हो गए 4 पिलर्स। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट है उसके ये खिलाफ थे। वो इसलिए थे क्योंकि उनका मानना यह था कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट है, डीएम की पोस्ट है, उससे सेंट्रलाइजेशन बहुत होती है। फिर इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म को एडवोकेट किया था। डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म हो गया कि स्मॉल मशीनरी उसमें जो है पार्ट प्ले करेगी, कोऑपरेटिव लेबर होगी और विलेज की गवर्नमेंट होगी। तो स्मॉल मशीनरी इन्होंने इसलिए एडवोकेट की थी ताकि स्मॉल मशीनरी से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अगर एक इतनी बड़ी मशीन है जिसके साथ कोई एक ही बंदा उसको ऑपरेट कर रहा है, पूरा खेत का काम वही कर रही है, लेकिन उसी सेम खेत में अगर हम छोटी छोटी 10 मशीनें लगा देते तो हमारे 10 लेबर उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। बस यही कंसेप्ट है। फिर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था 13 पॉइंट प्लान टू रिमूव पॉवर्टी, कि इंडिया में जो गरीबी है अगर उसको हटाना है तो हमें 13 पॉइंट्स जो फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें मैंने 13 के 13 पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, जो थोड़े मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे वही लिखे। जैसे फर्स्ट हो गया लवरिंग अप प्राइसेस, कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की प्राइस है उसको हमने कम करना है, यानी एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इंडस्ट्री पे थोड़ा सा हल्का टैक्स लगेगा, ताकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की जो चीज जो भी आएगी हमारे पास प्रोडक्ट, उसमें ज्यादा कॉस्ट की वेरिएशन नहीं होगी। Austerity and sacrifices to be shared by all so that no salary of or income would exceed 1000 per month। जो हमें लॉसेज होंगे, प्रॉफिट होगा, उसको हम ऐसे तरीके से एडजस्ट करेंगे कि किसी को भी 1000 से ज्यादा इनकम ना बने और किसी को भी जो है सैलरी है 1000 से कम ना बने, यानी लॉस भी किसी को ज्यादा नहीं होना चाहिए और इनकम भी किसी को ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक एग्रीगेट होना चाहिए, दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। कोई भी एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी फैक्ट्री, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री कोई भी है, जो अपनी कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस कर रही है, अगर कम प्रोड्यूस करेगी तो मार्केट में उस चीज की किल्लत आ जाएगी, उसका जो प्राइस है वो हाई हो जाएगा। उस चीज को दूर करने के लिए उन्होंने कहा था कोई भी ऐसी कंपनी है अगर जो अपने टारगेट से कम प्रोड्यूस कर रही है तो उसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी, उसकी नेशनलाइजेशन होगी, यानी वो हमारी स्टेट जो है, हमारी गवर्नमेंट है देश, उसके अंडर आ जाएगी, वो प्राइवेट नहीं रहेगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटी करप्शन कमीशन। जो एंटी करप्शन कमीशन है ना, लोकयुक्ता के बारे में सुना होगा आपने, लोकपाल के बारे में सुना होगा, वो अच्छे से नहीं हो पाया जैसा उनका कंसेप्ट था। तो इन्होंने कहा था एक एंटी करप्शन कमीशन होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए और हर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होना चाहिए, और इनका डिपार्टमेंट जो होगा एंटी करप्शन कमीशन का, वो गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लैंड टू टिलर, जमीन में जो काम कर रहे हैं, जो हल जोत रहे हैं, जमीन उनकी ही होनी चाहिए, ना कि जो उसके मालिक हैं उनकी। तो रीडिविजन ऑफ लैंड भी इन्होंने डिमांड किया था। इन्होंने कहा था कि 12.5 एकड़ से लेके 30 एकड़ तक जमीन हर किसी के पास होनी चाहिए। उसमें 30 एकड़ से ज्यादा किसी के पास भी लैंड नहीं होनी चाहिए और 12.5 से कम भी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक कंसेप्ट दिया था उन्होंने फूड आर्मी का। फूड आर्मी में क्या है
कि उन्होंने कहा था एक फूड आर्मी होनी चाहिए ताकि कोई भी देश में भूखा नहीं रहे। और फूड आर्मी को क्या देनी है गवर्नमेंट ने, 1 करोड़ एकड़ लैंड देनी है, अपनी मर्जी से फूड आर्मी उसको कल्टीवेट करेगी। जो उनके पास जिस भी फसल की फूड आर्मी के पास कमी है तो वो उसी फसल को उस पर ग्रो करेगी। फिर है डिसेंट्रलाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 4 पिलर्स ये हमने पढ़ लिए। हाउसिंग प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, के एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोग्राम चलाएगी, बहुत बड़े घर बनाएगी। उससे क्या हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और देश जो है एक डेवलपमेंट भी करेगा, विकास भी करेगा। फिर इन्होंने क्या किया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दी थी। इंडियन हिस्ट्री में कुछ लोगों को इन्होंने कंपेयर किया था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वशिष्ठा एंड परशुरामा को इन्होंने कंपेयर किया था कास्ट ऑर्थोडॉक्सी से, कास्ट सिस्टम जो छूत छात है उससे उन्होंने कंपेयर किया था इन दोनों को। फिर वाल्मीकि एंड विश्वामित्रा जो है इनको इन्होंने कंपेयर किया था लिबरल एंड ओपन फिलॉसफी से, कि ये क्या थे, लिबरल ओपन फिलॉसफी वाले थे। फिर रामा को इन्होंने कंपेयर किया था टिपिफिकेशन ऑफ मॉडरेशन एंड रेसिस्टेंस से कंपेयर किया था। कृष्ण की जो विचारधारा थी इनकी थोड़ा गलत थी, उन्होंने कहा था थेफ्ट, लाई, चीटर, किलर, लेकिन फिर भी ये कहा था कि वो क्या था, एक ब्यूटी ऑफ लव थी। वो जो थे एक अंदर से बिल्कुल सुंदर थे और उनकी जो ब्यूटी थी वो बहुत अच्छी थी। फिर जो जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने कंपेयर किया था वशिष्ठा से, एंड गांधी जी को कंपेयर किया था रामा से। जितने भी हमारे इंडिया में सोशलिस्ट थिंकर थे, पर्टिकुलरली जैसे नरेंद्र देव हो गए, जेपी नारायण हो गए, लोहिया जी हो गए, इनमें से लोहिया जी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे गांधी जी की फिलॉसफी से। जैसे जर्मन सोशल डेमोक्रेट्स थे वैसे ही इंडियन सोशलिस्ट थिंकर ने भी डिमांड किया पॉलिटिकल लिबर्टी का, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का। यानी जो हमारे इंडियन सोशल पॉलिटिकल थिंकर्स थे यानी इंडियन सोशलिस्ट थे, उनकी फिलॉसफी जर्मन से ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू यूरोपियन से। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ, जैसे इन्होंने कहा था कि जो गांधी जी के थॉट हैं वो सोशलिज्म में होने चाहिए। फिर डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को इन्होंने फेवर किया था, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज आती हैं, जो गांधी जी ने भी फेवर किया था उनको। स्मॉल मशीन्स को फेवर किया था, हमने पहले पढ़ा, एज कम्पेयर टू बिग, क्योंकि बिग से क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, बहुत कम लेबर्स को काम मिलेगा, इसलिए इन्होंने स्मॉल मशीन्स को फेवर किया था। फिर लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट जब होती है 1954 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भाषा के आधार पर स्टेट्स का निगठन हो रहा था, जब स्टेट्स फॉर्मेशन हो रही थी, बन रही थी, तो 1954 में इन्होंने उसको फेवर किया था कि हाँ ये स्टेट्स जो है भाषा के बेसिस पे बननी चाहिए। नॉन एलिमेंट पॉलिसी जो थी, नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी थी उसके ये बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि नेहरू जी इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे कि हम जो है यूएसए ग्रुप में भी नहीं जाएंगे, यूएसएसआर वाले ग्रुप में भी नहीं जाएंगे, हम एक नॉन अलाइनमेंट वाला ग्रुप बनाएंगे। तो लोहिया जी इसके खिलाफ थे। लोहिया जी कहते थे कि आपके इंटरनेशनल अफेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फ्रेंड्स होने चाहिए, और ये बात प्रूव भी हुई है। ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही थी, ये 1971 के वार में प्रूव हुई है, जब हमें जरूरत पड़ी थी तो रशिया ने हमारी हेल्प की थी। तो तब पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स होने चाहिए। हिंदी लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट किया था और कहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश है इसको रिप्लेस करके बिल्कुल हिंदी होनी चाहिए। हिंदी से क्या होगा कि लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस ज्यादा होगी, वो अपना राइट टू वोट भी अच्छे से जो यूज कर पाएंगे और अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, देश तरक्की करेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत पार्ट प्ले किया था इन्होंने, हमने पहले भी पढ़ा कि जो उसमें कांग्रेस रेडियो था, तो कांग्रेस रेडियो में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। फिर इनके वर्क्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कलेक्टेड पेपर हो गया, व्हील ऑफ हिस्ट्री है, गल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन है, मार्क्स गांधी सोशलिज्म है, इंडिया चाइना नॉर्दर्न फ्रंटियर्स हैं, फ्रेगमेंट ऑफ ए वर्ल्ड माइंड एंड एशियन पॉलिसी, रामा एंड कृष्णा एंड शिवा टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट्स एंड क्लासेस, एस्पेक्ट ऑफ सोशल पॉलिसी, कलेक्टेड वर्क ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचरण की भाषा। तो ये जो 2009 है, 2009 इसलिए है क्योंकि जो इनके वर्क्स थे जो इन्होंने लिखे थे पब्लिश नहीं हुए थे, छोटे छोटे, तो उनको हिंदी में लिख के ट्रांसलेट करके इन्होंने पब्लिश किया हुआ है, तो तभी इनकी डेट 2008 या 2009 है। फिर है हिंदी बनाम हिंदी। फिर आता है हमारे पास
इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, लैंग्वेज, नोट एंड कमेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ ए वर्ल्ड माइंड, द कास्ट सिस्टम। उसके बाद आता है फॉरेन पॉलिसी, प्री इंडिपेंडेंस राइटिंग, पोस्ट इंडिपेंडेंस राइटिंग, राइटिंग्स, एशियन सोशलिज्म, वर्ल्ड गवर्नमेंट, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक ही बुक का नाम है, ठीक है। फिर नेहरू ए क्रिटिकल असेसमेंट, ये 2008 में पब्लिश हुई है। इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स 2010 में पब्लिश हुई है। ये सारी मार्क्स की राइटिंग है, सॉरी सारी लोहिया की राइटिंग है। डॉक्टर लोहिया इन 9 वॉल्यूम सेट लिखा है, 9 बुक्स हैं इसमें। डॉक्टर लोहिया बुक का टाइटल का नाम है। ये डॉक्टर मस्तराम कपूर जी ने लिखी हुई है। फिर आता है मेमोरियल्स के, इनके नाम पे क्या चैरिटी का काम है, क्या चीज बनाई इनके नाम, यानी इनका नाम जो है अभी भी कहाँ कहाँ जिंदा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम अवध यूनिवर्सिटी था, अब इसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि जब 2020 में जब मेरे को पीएचडी अवार्ड हुई, तो मेरी पीएचडी का फाइनल वाइवा में इसके वाइस चांसलर आए थे, प्रोफेसर मनोज दीक्षित। तो ये यूनिवर्सिटी जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में है, पहले इसको विलिंगडन हॉस्पिटल कहा जाता था। ये तो न्यूज़ में काफ़ी, कोविड के टाइम न्यूज़ में रह रहा है, आपको पता भी होगा। फिर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, ये भी पीजी कॉलेज है मेडिकल का। ये एक रोड बनाई है गोवा में, क्योंकि गोवा की लिबरेशन के लिए जो मूवमेंट इनिशिएट किया था वो इन्होंने ही किया था। तो पूरी पीपीटी देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पीपीटी पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे, अगर किसी कारण नहीं मिल रही है आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है hillyacademia@gmail.com। हमारी जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो लेक्चर, नोट्स, कुछ भी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमसे कोई भी सर्विस ले सकते हैं। और अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। बेस्ट विशेस फॉर योर जीआरएफ जर्नी। थैंक यू।